सो वेलकम स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर हम पढ़ रहे थे और हमने इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है और आप काफ़ी अच्छी तरीके से अवेयर हो चुके होंगे कि हम सेकेंडरी एक्टिविटी में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों की बात करते हैं। तो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो पूरी तरीके से सेकेंडरी एक्टिविटी में किस बेस्ड पे पूरी तरीके से इंडस्ट्री बेस्ड होती है और वो किस तरीके से काम करती है या कौन सी इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है। क्योंकि मैंने आप सभी को शुरुआती समय में पहले ही बता दिया था कि सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब सिंपल शब्दों में यही होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल को हम उठाते हैं, उसमें थोड़ा सा इनपुट पुट करते हैं और उसके बाद उसको एक दूसरे फॉर्म में बना देते हैं। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने चीनी देखा था कि कैसे गन्ना एक रॉ मटेरियल है जो खेतों में उगाया जाता है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा वैल्यू इनपुट करके उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज द वे ऑफ प्रोसेसिंग और ये मैन्युफैक्चरिंग का ही एक हिस्सा है। दैट इज वाई इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम विजय है, आपका ई पाठशाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप काफ़ी कुछ समझ सके इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप नोट्स के लिए हमारे साथ दूसरे और प्लेटफॉर्म पे जैसे कि स्पेशली टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हम ये स्लाइड अपलोड कर देते हैं, नोट्स दे देते हैं बच्चों को ताकि उनका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। इफ़ यू आर ऑन द इंस्टाग्राम तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ स्पेशल अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम लाइव सेशन रखते हैं और बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर पूरा फोकस हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होती है। हम हमेशा रॉ मटेरियल को पूरी तरीके से किसी एक वैल्यूएबल इनपुट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी ना तो उसके चार बेस ही हमें देखने को मिलेंगे। एक है कि इंडस्ट्री किस साइज की है, बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है। उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है वो कौन से रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, क्या वो एनिमल पे बेस्ड है, क्या वो केमिकल पे बेस्ड है, क्या वो लकड़ियों पे बेस्ड इंडस्ट्री है उसके हिसाब से। उसके बाद आउटपुट और प्रोडक्ट के हिसाब से भी इंडस्ट्री पाई जाती है। आउटपुट इसका मतलब जो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे कॉटन बनाना है तो मुझे कपड़े बनाना है तो मुझे थ्रेड वाली जो धागे वाली इंडस्ट्री होगी उस पर बेस्ड होना होगा। मुझे अगर कोई नट बोल्ट बनाना है, कोई स्क्रू बनाना है तो मुझे उसके लिए लोहे वाली इंडस्ट्री पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है। और प्रोडक्ट बेस्ड यानी कि कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। और उसके बाद ऑनरशिप बेस्ड मतलब सरकार के हाथों में कितनी है, प्राइवेट हाथों में कितनी है, या दोनों मिलकर कौन कौन से चला रहे हैं। सो दीज ऑल आर द मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो आपको ये दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो सेकेंडरी एक्टिविटी जिस किसी भी प्रोसेस में होती हुई गुजरती होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज में होती हुई गुजरती होंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा तो आप काफी हद तक चीजों को कवर कर पाएंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ये होता है साइज बेस्ड इंडस्ट्री, आकार के आधार पर, यानी कि इंडस्ट्री है जो वो साइज के आधार पर है। तो साइज के आधार पर तीन इंडस्ट्री देखने को मिलती है। एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री जो घर की हाउस होल्ड कुटीर उद्योग इंडस्ट्री बोलते हैं जिन्हें। और उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री जिसमें ज़्यादा लेबर नहीं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, इसलिए स्मॉल स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये। उसके बाद लार्ज स्केल बेस्ड इंडस्ट्री जो बहुत ही बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे वो लार्ज बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। तो तीनों के अंदर क्या वेरिएशंस होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज बोल लो या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोल लो। आप देखते हो कि इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल मिलता है ना, कोई भी आर्टिशियंस होगा, कोई भी बनाने वाला कलाकार या कारीगर जो होगा वो लोकल रॉ मटेरियल पे बेस्ड होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी को खाट बनानी है तो लक्कड़ उसको आसपास के इलाकों में मिल जाएगी। किसी को गमला बनाना है तो मिट्टी उसके आसपास के इलाकों में मिल जाएगी। किसी को मोमबत्ती बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल या धागा डाई उसको आसपास मिल जाएगी, वो मोमबत्ती बना सकता है। तो इस तरीके से ऐसे रॉ मटेरियल जो होते हैं वो आप लोकल बेस्ड इंडस्ट्री से कवर कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें आप एवरीडे लाइफ की जो चीज़ें होती हैं गुड्स वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्ट ज़्यादातर आप अपनी फैमिली के मेंबरों के थ्रू या नॉर्मल 2-4 बंदे मिलकर इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। आपने देखा होगा रोड के साइड के किनारे के अंदर बहुत से लोग जो होते हैं राजस्थानी लोग वो कुछ ऐसे लोकल चीज़ों को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हैं कि कोई चाकू हो गया या कोई ऐसा मटेरियल सिलबट्टा हो गया। तो वो जो चीज़ें होते हैं ये बिल्कुल हाउस होल्ड इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की और ज़्यादा लोगों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। इसीलिए आप देखेंगे इसमें कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें ज़्यादा नहीं लगता है और ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बनाते हैं, लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं और सामान इनसे खरीद लिया जाता है। जीता जाता का एग्जांपल अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कुछ आर्टिफैक्ट टाइप है चीज़ें।
कोई कुम्हार है, उसे अपना मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है और वो क्या कहते हैं सामान बना ले रहा है। और कुछ वुड्स या बैम्बू से हम लोकल होता है ना बास्केट्स बना देते हैं, केरला साइड के अंदर बास्केट, तमिलनाडु साइड के अंदर बास्केट्स बनती हैं। तो वो भी वही तरीके से ऐसी इंडस्ट्री जो लोकल होती है। कोई बंदा देख रहे हो कोई ऐसा पिलर बना रहा है या कोई खाट बना रहा है, कुछ बना रहा है ना, तो ये भी एक नॉर्मल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री होगी। आपको खाट को बांधने के लिए बांध की ज़रूरत पड़ती है, और लोकल में भी आप उसे अवेलेबल करा के इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत या ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो दैट इज़ इसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। अब आता है थोड़ा सा, वो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेस। ये भी किसी एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, लेकिन इसमें बड़े लेवल पे काम नहीं होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर दोनों की ज़रूरत हो सकती है। मतलब इसमें हमारे पास अंधे लूले लंगड़े जैसे भी होते हैं, मतलब एज आई डोंट वांट टू से समथिंग लाइक दिस कि कैसी भी लेबर चलेगी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि पहली से 8वीं पास भी बंदा चलेगा, 9वीं से 12वीं भी चलेगा, कॉलेज वाला भी चलेगा और अच्छा खासा ग्रेजुएट भी चलेगा। तो इसीलिए इसमें हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकल लॉ मटेरियल हमें मिल जाता है, सस्ती बिजली मिल जाती है, और जो भी हमें क्या कहते हैं लेबर चाहिए होती है वो हमें क्या कहते हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड भी चाहिए होती है। बस इसका मेन काम ये होता है कि लोकल लेवल पे ये थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता है, जिसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और थोड़े बहुत ओल्ड एज टाइप के लोग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सिलाई मशीन आपको बनानी है, कपड़ा बनाना है सिलने के लिए, तो घरेलू महिलाएं जो होती हैं घरों के आसपास बहुत ही सस्ते श्रम में अवेलेबल हो जाती हैं। और इस तरीके से आप लोग क्या कहते हैं ऐसा कुछ क्या कहते हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो खोल सकते हैं। ये एक बिजनेस का बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें आप बहुत आसानी तरीके से काम कर सकते हैं और ज़्यादा इसमें आपको क्या कहते हैं दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारा एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जिसमें हम कंटेंट क्रिएटर्स को बोलते हैं कि आप ऐसा सा कंटेंट क्रिएट करिए। वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इनपुट लग रहा है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, और यहाँ पे स्किल और सेमी स्किल लेबर भी काम आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो यूट्यूब, मैं आप कह सकता हूँ कि वो आपका क्या कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज बेस है। बट दिस इज अ लार्ज बेस इंडस्ट्री, इसमें नहीं चलेगा कोई भी क्या कहते हैं जरा सा भी ढील। तो लार्ज बेस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत ही लार्ज मार्केट इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको क्या कहते हैं जो भी वर्कर चाहिए वो ऐसे टाइम पास वाले या ऐसे अनपढ़ या पहले से 8वीं वाले ऐसे नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसे वर्कर चाहिए जो बिल्कुल ट्रेंड हो, स्किल्ड हो। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलप टीम भी होगी। रॉ मटेरियल एक जगह से नहीं बहुत जगह से आएगा इसका। उसके बाद इसको पूरा लार्ज बेस इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पर मशीनों की ज़रूरत है, बहुत बड़े लेवल पर मैकेनिज्म की ज़रूरत है, बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी की ज़रूरत है, वर्कर की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ लार्ज बेस इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री सारे के सारे लोग जितने भी काम कर रहे हैं अगर आप देखें तो चाहे कॉटेज बेस इंडस्ट्री हो, स्मॉल बेस इंडस्ट्री हो या लार्ज बेस इंडस्ट्री हो, सारे के सारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके सेकेंडरी एक्टिविटी में एक सेकेंड प्रोडक्ट बना के दिखा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल बेस्ड होती हैं। मतलब कि अब चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो लार्ज बेस इंडस्ट्री हो और चाहे वो स्मॉल बेस इंडस्ट्रीज हो, तो वो इंडस्ट्री किसी न किसी रॉ मटेरियल पे बेस्ड होती है, किसी ना किसी रॉ मटेरियल पे। या तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होंगी, या वो मिनरल बेस्ड होंगी, या वो केमिकल बेस्ड होंगी, फॉरेस्ट बेस्ड होंगी, एनिमल बेस्ड होंगी, किसी पे तो बेस्ड होंगी ना। मतलब कोई भी इंडस्ट्री लगा लीजिए वो किसी ना किसी कच्चे माल पर आधारित तो होती ही होती है। जैसे कि किसी बंदे को गमला बनाना है, तो गमला जो है वो मिट्टी से बनेगा। तो मिट्टी एक रॉ मटेरियल है। अब वो मिट्टी कहाँ से पाई जा रही है वो आपको इसमें से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कच्चे माल पे आधारित जो है वो इंडस्ट्रीज अलग अलग टाइप से डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहला मान लीजिए आपको अचार बनाना है, ठीक है। आपने अचार बनाना है तो अचार जो है वो आपको क्या कहते हैं आम का बनाना है, किसका बनाना है, तो वो आपने क्या करा, आपने अचार लिया, मसाले लिए, आपने रॉ मटेरियल लिया, लेकिन उसको कन्वर्ट करके आपने उसे अचार बनाया। तो अचार के लिए जो लोकल चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फील्ड एंड द फार्म इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर द रूरल एंड द अर्बन मार्केट। तो इसमें नॉर्मली होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ये भी हो सकती है कि आपने क्या करा, आपने गन्ना लिया, आप उसे लेके गए, देन फाइनली जूस निकाल के उसे गर्म करा, देन फाइनली उसे शुगर बना दिया। तो ये इंडस्ट्री क्या होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अचार भी सेम वही एग्जांपल है। उसके बाद आपने कोई कॉफ़ी बनाई है, ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। आपने कोई जूस बनाया है, मतलब मान लीजिए मौसमी का जूस बनाया, आम का बनाया है, या किसी भी ग्रेप्स का बनाया है, तो वो सब एग्रीकल्चर से तो आ रहा है। सो दैट इज दिस इज ऑल द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, वो रॉ मटेरियल आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड है। तो आपको ऐसे मान लीजिए ये स्केल है, ये एक स्केल है।
अब इस स्केल को बनाने के लिए मुझे एल्युमिनियम की जरूरत थी, तो ये एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी ना, क्योंकि एल्युमिनियम मुझे धरती के अंदर से नहीं मिलेगा। धरती के अंदर से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एल्युमिनियम जो है एक बैकसाइड के अंदर पदार्थ होता है जिसको गर्म करके निकाला जाता है, तो उससे फिर ये स्केल बनाए जाके। तो इस हिसाब से आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, प्लास्टिक है, लोहा है, या आपके आसपास जो भी चीज़ें बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग होके आई हुई है, उसको आपको पता करना पड़ेगा सीमेंट है, पत्थर है, या क्या कहते हैं फैन है, या कोई प्लास्टिक है, फोन है, क्या है, उसमें से जो चीज़ें जहाँ से आ रही है वो उस बेस पे इंडस्ट्रीज होती है। तो इतनी आसानी से आप उसको बता सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इंडस्ट्रीज किस बेस पे, मसाले हैं, है ना, एग्जांपल के लिए। अब कुछ होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनके, देखिए आप चल रहे हैं, आप पार्क में चल रहे हैं, पार्क में एक पत्थर मिला आपको, उस पत्थर के अंदर अगर ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कोई वैल्यू हो तो वो मिनरल्स है। अगर उस सब्सटेंस के अंदर या उस पार्ट के अंदर, उस पत्थर के पार्ट के अंदर अगर कुछ भी वैल्यू हो, वो पत्थर हमें नहीं दे रहा तो वो मिनरल नहीं होता है। अब मिनरल हमें कहीं भी मिल सकता है, धरती के अंदर, धरती के ऊपर, धरती से बहुत ऊपर, है ना, पानी के अंदर, कहीं भी हमें मिनरल्स मिल सकता है, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन बेसिकली वो दो टाइप से डिवाइड होती है। एक होती है फेरस जिसमें लोहे की मात्रा होती है, और एक होता है नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। बट ऑल दीज आर द मिनरल्स इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए पेन मेरे हाथ में, इस पेन का प्लास्टिक फॉर्म था। अब ये प्लास्टिक जो है एक मिनरल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अब मिनरल में अगर मैं एग्जांपल दूं, मिनरल में अगर मैं कोई मटेरियल में एग्जांपल दूं, तो अगर ये पेन लोहे का है, अगर ये पेन लोहे का है, तो इसके अंदर जो लोहा इस्तेमाल हो रहा है वो लोहा मुझे आयरन ओर से मिला है। और आयरन ओर एक तरीके का पत्थर होता है जो एक मिनरल होता है, और वो जो मिनरल होगा वो एक फेरस मिनरल होगा, क्योंकि फेरस में लोहे की मात्रा ज़्यादा आ रही है। ऐसे मैंने क्या बताया, मेरे पास एक स्केल है, स्केल भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि धरती को खोद के ऐसा स्केल बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं है। सो दैट इज वाई ये नॉन फेरस क्या कहते हैं मिनरल्स हो गया, और वो है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ही। ठीक है, इतना आपने समझ लेना है, इतनी सी बात है, और कोई बड़ा आपको इतना मतलब समझने की जरूरत नहीं है। आप नॉन फेरस फेरस के अंदर अंतर जानते हैं। मिनरल्स वो सभी सब्सटेंस होते हैं जिसके उसके कोई भी पत्थर या किसी भी ठोस फॉर्म में, लिक्विड में कोई ना कोई सब्सटेंस की वैल्यू होती हो। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रसायन बेस्ड, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल तो आपको पता है, पत्थर के मैं कह रहा हूँ पानी, कोई भी लिक्विड फॉर्म होती है ना, उसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है ताकि वो एक अच्छी तरीके से क्या कहते हैं काफी लंबे समय तक बचा रह सके। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये मेरे पास सैनिटाइजर है। इस सैनिटाइजर के अंदर जो भी केमिकल मिलाया गया होगा उससे जर्म्स मारे जा सकते हैं, है ना, तो ये भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से ही बना है। बट ये प्लास्टिक जो है वो एक दूसरा मिनरल्स हो सकता है। सेम एग्जांपल के लिए मेरे पास ये इंक है, इस इंक को व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस इंक के अंदर जो भी इंक है, मतलब व्हाइट बोर्ड की इंक, इसमें तो किसी ना किसी प्रकार का केमिकल ही होगा जिसकी वजह से आप इसे व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो जितना भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, तो इसीलिए इसे हम पेट्रोलियम ऑयल, मतलब ये ज्यादातर मिनरल ऑयल बेस्ड होते हैं। दैट इज दिस इज द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप सिंथेटिक्स देख सकते हैं, फाइबर देख सकते हैं, प्लास्टिक देख सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री आर आल्सो बेस्ड रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द वुड, कोल, सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद प्लास्टिक। मतलब केमिकल जो होता है हमें दूसरी और चीज़ों से भी मिलता है, तो इसलिए केमिकल इंडस्ट्री एक बेस इंडस्ट्रीज है जो किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट से हमें क्या कहते हैं, वुड मिलता है, तो वुड से भी हम किसी ना किसी प्रकार का केमिकल बना लेते हैं, या वुड के अंदर से किसी ना किसी प्रकार का केमिकल निकाल लेते हैं, है ना। तो प्लास्टिक है या जो भी चीज़ें, तो आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में मेन बेसिकली हम कुछ भी फॉरेस्ट से उठा रहे हैं, दवाइयाँ हैं, चेयर है, पंखा है, या ये टेबल है, कुछ भी हम उठा रहे हैं तो सारा का सारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। वो दरवाज़ा है ना, खिड़की है, कुछ भी आप, चेयर है, कुर्सी है, दीज ऑल द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ही छोटी भी हो सकती है और बहुत ही बड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के बेस में करती है। स्पेशली मैंने फर्नीचर बता दिया, फर्नीचर में हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का ही इस्तेमाल करते होंगे। और उसके बाद लाख की चूड़ियाँ बनती है ना, तो वो लाख इंडस्ट्री जो होगी ना, वो भी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। लाख जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है, तो फॉरेस्ट के अंदर से कुछ भी चीज़ें मिल रही हो, पत्ते, फूल, पौधे, उसके बाद क्या कहते हैं जड़ी बूटियाँ, उसके बाद लकड़ियाँ, जो भी फॉरेस्ट से मिलता है वो सारी की सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। वो आपको पहचाननी होगी
और दूसरा होता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। अब फॉरेस्ट के अंदर एनिमल भी रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल रहते हैं वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगा। मतलब अगर आपको लेदर की जैकेट पहननी है, शेर की खाल की जैकेट पहननी है, तो वो तो जंगल में मिलेगा ना आपको, तो वो एनिमल वो क्या होगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री फिर नहीं होगा, फिर वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगा। मतलब आपके गाँव के अंदर या आपके शहरों के अंदर स्पेशली पोल्ट्री फार्म खोले जाते होंगे जो स्पेशली मुर्गों पे बेस्ड होते होंगे, तो मुर्गे जो होते हैं वो स्पेशली पोल्ट्री फार्म के अंदर होते हैं। सो दैट इज वाई पोल्ट्री फार्म जो है वो भी एक इंडस्ट्री है। फिश है, भेड़ है, गाय है, कुत्तों की इंडस्ट्रीज भी होती है ना। तो ये सारे के सारे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर कोई बंदा लेदर का काम कर रहा है, तो लेदर के काम के लिए वो इंडस्ट्री जो होगी वो एक एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। यानी कि लेदर इंडस्ट्री को हम कहेंगे कि वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इवन वुल जो होता है, वुल मतलब जो भेड़ होती है, उसका इस्तेमाल हम ऊन के लिए करते हैं, यानी कि वो इंडस्ट्री जो होगी वो भी इंडस्ट्री एक एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। इवन हम जो सांड है या जो क्या कहते हैं हाथी होता है, उसके सूंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वो भी इंडस्ट्री एक तरीके का क्या कहते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगी। लाख की चूड़ियाँ बनती है और यहाँ पे इनके सूंड की भी चूड़ियाँ बनती है। इवन इनकी मेडिसिन भी बनती है, जैसे शरीर के अंदर बहुत तरीके की सुपर पावरफुल जैसी शक्ति आती है, ठीक है। सुपर पावरफुल सुपर हीरो जो होते हैं, शक्तिमान जैसी वाली पावर, वो ऐसी शक्ति आती है। इसके बारे में आप अलग से स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है बेस्ड इंडस्ट्री। ये मैं बताता हूँ, बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने काम के लिए दूसरे उस पर डिपेंड होती है। मान लीजिए किसी को क्लोथ्स बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए उसे फाइबर इंडस्ट्री पे डिपेंड रहना पड़ेगा। किसी को मैंने बताया नट बोल्ट बनाने हैं, किसी को ऐसे लंबी लंबी पाइपें बनानी है, तो उसको दूसरे इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड द बेस इंडस्ट्री। जैसे कि लेदर है, लेदर इंडस्ट्री को लेदर का काम कर रहा है। लेदर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जंगल के ऊपर जानवरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो वो एक डिपेंडेड इंडस्ट्री होगी, इसलिए उसे बेस इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंडस्ट्री होती है, यानी कि हर इंडस्ट्री एक बेस इंडस्ट्री हो सकती है। दूसरा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। भाई ये तो वो गुड्स होते हैं जो डेली बेस पे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो इसीलिए इसे हम कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस्ड ऑन ऑनरशिप ये वाला जरूरी है आपके लिए। पब्लिक ऑनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप और उसके बाद जॉइंट ऑनरशिप। ये होता क्या है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री हमारे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, तो वो सारी की सारी इंडस्ट्री किसी ना किसी चीज पे बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो सरकार के हाथों में होती है डायरेक्टली पूरी की पूरी। हाँ, उसके बाद अगर सरकार नुकसान में जाती है तो सरकार इंडस्ट्री को बेचती भी है प्राइवेट हाथों के अंदर, जो आज की डेट में हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसकी वीडियो मैंने रिसेंटली आपको बताई थी। आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख भी सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सरकार, जो सरकारी हाथों में जो कंपनियाँ होती हैं, जो पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल जिनके हाथों में होता है, वो पूरी तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर कहलाता है, पब्लिक सेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। आपने बहुत बच्चों को, छोटे बच्चों को डायलॉग सुनना होगा कि तेरे बाप का पार्क नहीं है, मैं खेल सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो पार्क होता है ना, वो सरकार का होता है, इसलिए उसमें सभी का पूरा हक होता है। ऐसे ही ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इस इंडस्ट्रीज के अंदर पूरी तरीके से आप देखेंगे सरकार का हक होता है, तो इसलिए सभी प्राइवेट और जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो इनके हकदार होते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ वाई इसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और सरकार जब घाटे में आती है तो सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में बेच देती है एज अ लीज के तौर पे, जो आज की डेट में हो रहा है। फिर होता है प्राइवेट सेक्टर, तो आप अमेजोन का जीता जाता एग्जाम्पल देख सकते हो, जेफ बेजोस। इस बंदे का प्राइवेट सेक्टर है अपना खुद का, ये डायरेक्टली खुद का इन्वेस्टर है, खुद का वो इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने वाला ये बंदा है। तो ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में होती है और प्राइवेटली काम करती है। इसका बेनिफिट डायरेक्टली किसी कंपनी के हेड को या उसके जो मेंबर ऑफ वो कंट्रियाँ होती है या जो उसके पार्टनर प्रोग्राम होते हैं उनको बेनिफिट होता है इस चीज़ का, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर है जॉइंट सेक्टर, जिसमें सभी दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें सरकारी रूल होते हैं, प्राइवेट लोग चलाते हैं, पर यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलके चलाते हैं, तो इसलिए इसे जॉइंट सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो भाई इतना ही हमने मैन्युफैक्चरिंग के हिस्से में पढ़ना था आज की क्लास के अंदर, और हम अगली क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग के सारे तौर तरीके और सारी चीज़ें पता चली होगी कि मेन चीज़ें क्या कवर हो रही है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।